चलिए मित्रों, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, स्मार्ट सिटीज मिशन पर प्रभाव आकलन अध्ययन जारी किया गया। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु ने स्मार्ट सिटीज मिशन की सार समीक्षा श्रृंखला के अंतर्गत 2 अध्ययन किए हैं। इनमें शिक्षा और महिला सुरक्षा में सुधार पर प्रकाश डाला गया है। सार यानी स्मार्ट सिटीज एंड अकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च पहल 2022 में शुरू की गई थी। इसके तहत स्मार्ट सिटीज मिशन ने समीक्षा श्रृंखला के रूप में 50 प्रभाव आकलन अनुसंधान अध्ययन शुरू किए हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन के प्रभाव, तो शिक्षा, 71 स्मार्ट सिटीज ने 2398 सरकारी स्कूलों में 9433 स्मार्ट क्लासरूम बनाए हैं। इससे 19 शहरों में 2015-16 से 2023-24 तक छात्र नामांकन में 22% की वृद्धि हुई है। रायपुर और तुमकुरू जैसे 41 शहरों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। इससे स्मार्ट शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाया जा सका है। महिला सुरक्षा, 93 स्मार्ट शहरों में 59,802 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और आपातकालीन कॉल बॉक्स स्थापित किए गए हैं। साथ ही रियल टाइम निगरानी और साक्ष्य आधारित पुलिसिंग के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उपयोग किया गया है। उदाहरण, निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद नागपुर में अपराध की दर में 14% की गिरावट हुई। पर्यावरण सुधार, तो इसमें इको पार्क यानी बेंगलुरु व चंडीगढ़, नगर वन इंदौर, जल निकायों का पुनरुद्धार कोयम्बटूर एवं मंगलुरु और हरित गलियारों का निर्माण शामिल है। कौशल विकास, तिरुपति में डिजिटल हस्तशिल्प इंक्यूबेशन सेंटर जैसे कौशल निर्माण केंद्रों ने लोगों की आय में सुधार करने में मदद की है। स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन, इंदौर एवं कवरत्ती ने अपशिष्ट के पृथक्करण तथा अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार किया है। स्मार्ट सिटीज मिशन के विषय में जानते हैं। तो स्मार्ट सिटीज मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 2015 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य है 100 चयनित शहरों में दक्ष सेवाएं, मजबूत अवसंरचना और संधारणीय पर्यावरण प्रदान करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। अवधि पहले से 5 साल के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब इसे 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। दृष्टिकोण, इसमें क्षेत्र आधारित विकास और पैन सिटी परियोजनाएं शामिल हैं। ठीक है, बात की हमने स्मार्ट सिटीज मिशन के विषय में। बात करेंगे जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच ने ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज रिपोर्ट जारी की। तो इस रिपोर्ट को निम्नलिखित के रूप में भी जाना जाता है। जैव विविधता हानि के लिए जिम्मेदार कारणों और रूपांतरकारी परिवर्तन के निर्धारकों तथा जैव विविधता के लिए 2050 विजन को प्राप्त करने के विकल्पों पर आकलन रिपोर्ट। रूपांतरकारी परिवर्तन के विषय में जानते हैं। तो परिभाषा, ये विचारों यानी सोचने के तरीके, संरचनाओं, संगठन और शासन के तरीके तथा पद्धतियों, काम करने व व्यवहार करने के तरीके में व्यापक एवं मौलिक बदलाव है। रूपांतरकारी परिवर्तन का मार्गदर्शन करने के लिए 4 सिद्धांत: समानता और न्याय, बहुलवाद और समावेशन, मानव और प्रकृति के बीच सम्मानपूर्ण एवं परस्पर संबंध तथा अनुकूलनशील शिक्षा और कार्यवाही। वैश्विक संधारणीयता के लिए रूपांतरकारी परिवर्तन हेतु 5 रणनीतियां जानते हैं कौन सी हैं। तो महत्वपूर्ण स्थानों का संरक्षण, पुनर्स्थापन और पुनरुद्धार करना। उदाहरण के लिए नेपाल में सामुदायिक वानिकी कार्यक्रम, भारत में समुदाय आधारित वन प्रबंधन। प्रकृति के शरण के लिए जिम्मेदार क्षेत्रों में सुनियोजित बदलाव लाना। उदाहरण के लिए कृषि व पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और शहरी विकास के क्षेत्रों में सुनियोजित परिवर्तन लाना। प्रकृति और समानता के लिए आर्थिक प्रणालियों में रूपांतर करना। तो उदाहरण के लिए जैव विविधता प्रबंधन के लिए सालाना $900 बिलियन से अधिक की आवश्यकता है, लेकिन केवल $135 बिलियन ही खर्च किए जाते हैं। वार्षिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद $58 ट्रिलियन का 50% से अधिक हिस्सा कुल मिलाकर प्रकृति पर निर्भर करता है। गवर्नेंस प्रणालियों को समावेशी और जवाबदेह बनाने के लिए उनमें रूपांतरण करना। तो उदाहरण के लिए गैलापागोस मरीन रिजर्व पारिस्थितिकी तंत्र आधारित गवर्नेंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और मानव प्रकृति के बीच परस्पर संबंधों को पहचानने के लिए दृष्टिकोण में बदलाव करना। इसे प्रकृति आधारित अनुभवों, नीति आधारित समर्थन, व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए स्वदेशी ज्ञान को शामिल करके हासिल किया जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच के विषय में। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसे 2012 में स्थापित किया गया था। उद्देश्य है इसका जैव विविधता के संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग, मानव कल्याण और सतत विकास के लिए जैव विविधता व पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं हेतु विज्ञान नीति जुड़ाव को मजबूत करना है। मुख्यालय जर्मनी के बोन में इसका सचिवालय स्थित है। यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जिसमें 150 सदस्य देश शामिल है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। यह संयुक्त राष्ट्र की इकाई नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को IPBES को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है।
रूपांतरकारी परिवर्तन के समक्ष वैश्विक चुनौतियां, तो प्रौद्योगिकी तक पहुंच, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और ज्ञान साझा करने में बाधाएं। औपनिवेशिक संबंध, तो ऐतिहासिक पावर डायनेमिक्स जो आधुनिक संबंधों को प्रभावित करते हैं, और असंधारणीय पद्धतियां, उपभोग और उत्पादन के हानिकारक तरीके, आर्थिक असमानताएं, वैश्विक स्तर पर धन और संसाधनों में असमानताएं और नीतिगत अपर्याप्तता, वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए नीतियों और संस्थानों की कमी। ठीक है, ये बात की हमने ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज के समक्ष वैश्विक चुनौतियों के विषय में। अब बात करेंगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली में ओजोन का स्तर तय सीमा से अधिक होने पर केंद्र को नोटिस जारी किया। तो हाल ही में एनजीटी ने दिल्ली में धरातलीय ओजोन के बढ़ते स्तर पर स्वतः संज्ञान लिया है। धरातलीय ओजोन एक प्रमुख वायु प्रदूषक है और स्मॉग बनने में योगदान करता है। इसके विषय में जानते हैं। तो ओजोन की बात करें तो यह ऑक्सीजन का एक प्रकार है। इसका निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलने से होता है। यह पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडलीय यानी समताप मंडल और निचले वायुमंडल यानी क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है। ज्ञातव्य है कि क्षोभ मंडलीय ओजोन को धरातलीय ओजोन भी कहा जाता है। जैसे हम देख सकते हैं, ओजोन के प्रकार हैं। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति के आधार पर ओजोन लाभदायक या हानिकारक हो सकती है। समतापीय मंडल ओजोन, ठीक है, तो यह वायुमंडल में 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। यह प्राकृतिक कारणों की वजह से उत्पन्न होती है और यह सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, क्षोभमंडलीय ओजोन, तो यह वायुमंडल में 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह मानव जनित उत्सर्जनों के मध्य रासायनिक अभिक्रियाएं होने से उत्पन्न होती है। यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। यह एक प्रमुख वायु प्रदूषक है जो मानव स्वास्थ्य, फसल उत्पादन और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, देखते हैं धरातलीय ओजोन की उत्पत्ति। यह एक अल्पकालिक द्वितीयक प्रदूषक है। इसकी उत्पत्ति सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय अभिक्रियाओं के माध्यम से भूमि के निकट होती है। जिम्मेदार कारक, उच्च तापमान और ओजोन निर्माण में योगदान देने वाले प्रदूषक जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं वाष्पशील कार्बनिक यौगिक का उत्सर्जन। गर्मियों के मौसम में तापमान बढ़ने से ओजोन बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ओजोन निर्माण में योगदान देने वाले प्रदूषकों के स्रोत, तो बड़े पैमाने पर वाहन उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत संयंत्र, तेल रिफाइनरियां, कृषि क्षेत्र आदि। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने धरातलीय ओजोन के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए हैं। 8 घंटे का औसत 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तथा 1 घंटे की सीमा 180 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। धरातलीय ओजोन के प्रभाव, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है? वैश्विक स्तर पर इस ओजोन के कारण हर साल लगभग 1 मिलियन समय से पहले मौतें होती हैं। इसके अलावा अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि रोगों में भी बढ़ोतरी होती है। जलवायु पर प्रभाव, धरातलीय ओजोन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव, यह फसल उत्पादकता को कम करती है तथा पौधों द्वारा कार्बन ग्रहण की क्षमता को बाधित करके उनके विकास को अवरुद्ध करती है आदि। धरातलीय ओजोन की उत्पत्ति में योगदान देने वाले प्रदूषकों यानी NOx और VOC उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम जानते हैं। तो BSVI वाहन, इसके तहत सरकार ने भारी वाहनों के लिए NOx उत्सर्जन को 87% तक और 2 पहिया वाहनों के लिए 70 से 85% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। संशोधित औद्योगिक उत्सर्जन मानक, उर्वरक व थर्मल पावर प्लांट्स जैसे उद्योगों के लिए सख्त NOx और VOC मानक लागू किए हैं। वेपर रिकवरी सिस्टम, तो यह एक तकनीकी उपाय है जिसे ईंधन भरने के दौरान VOC उत्सर्जन को कम करने के लिए दिल्ली NCR के पेट्रोल पंपों पर स्थापित किया गया है। ठीक है, बात करते हैं अगली न्यूज़ की जो है 2014 से 16 के बीच प्रशांत महासागरीय हीट वेव की वजह से अलास्का में 4 मिलियन समुद्री पक्षियों की मृत्यु हो गई। तो एक हालिया नई स्टडी में गर्म होते महासागरों की वजह से पहली बार इतनी अधिक संख्या में कशेरुकीय जीवों की मृत्यु को रिकॉर्ड किया गया है। यह घटना जलवायु परिवर्तन के त्वरित और गहन प्रभावों को दर्शाती है। मरीन हीटवेव के विषय में जानते हैं। तो मरीन हीटवेव चरम मौसम की परिघटना है जब किसी विशेष क्षेत्र में समुद्री जल सतह का तापमान कम से कम 5 दिनों तक औसत तापमान से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है, तो उसे मरीन हीटवेव कहा जाता है। मरीन हीटवेव कई हफ्तों, महीनों या सालों तक चल सकती है। इसके लिए निम्नलिखित 2 जिम्मेदार कारक है। पहला है समुद्री सतह पर ताप का प्रवाह या स्थानांतरण। आसपास के वायुमंडल के गर्म होने से समुद्री जल का तापमान बढ़ता है। यह स्थिति किसी समुद्री जल क्षेत्र के ऊपर लंबे समय तक वायुमंडलीय उच्च दाब बने रहने की वजह से उत्पन्न होती है। इस परिघटना की वजह से समुद्री सतह का उथला जल ही गर्म होता है और यह कम अवधि वाली होती है। अभिवहन, तो समुद्री धाराओं द्वारा किसी क्षेत्र में गर्म जल को लाने से भी मरीन हीटवेव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसमें अधिक गहराई तक समुद्री जल गर्म हो जाता है और यह लंबी अवधि वाली हीटवेव होती है। मरीन हीटवेव के प्रभाव, तो पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव,
मरीन हीटवेव के कारण बड़ी संख्या में केल्प और कोरल जैसी प्रजातियों की मृत्यु हो जाती है। गौरतलब है कि केल्प और कोरल कॉलोनियां बड़ी संख्या में समुद्री जीवों को आश्रय प्रदान करती हैं। इनके नष्ट होने से पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता बाधित होती है। प्रजातियों पर प्रभाव, तो खाद्य श्रृंखलाओं में ऊपरी पोषी स्तर की प्रजातियों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा प्रजातियों की मृत्यु दर भी बढ़ जाती है और प्रभावित क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रजातियां विलुप्त हो जाती है। प्रजातियों का स्थानांतरण, किसी क्षेत्र की देशज प्रजातियां ठंडे जल की ओर पलायन कर जाती हैं। इनका स्थान समुद्री अर्चिन और जेलीफिश जैसी आक्रामक प्रजातियां ले लेती हैं। हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन परिघटना, तो उच्च तापमान और ऑक्सीजन की कमी से क्षेत्र में हानिकारक शैवालों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है। इसे हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन परिघटना कहा जाता है। चरम मौसम का बढ़ना, तो मरीन हीटवेव की वजह से अधिक प्रबल और अधिक संख्या में उष्णकटिबंधीय चक्रवात एवं हरिकेन जैसी चरम मौसम की परिघटनाएं उत्पन्न होती हैं। मरीन हीटवेव की संख्या, तो 1982 के बाद से मरीन हीटवेव परिघटनाओं की संख्या दोगुनी हो गई। उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में मरीन हीटवेव की संख्या में 4 गुना तक की वृद्धि दर्ज की गई और हिंद महासागर क्षेत्र में तेजी से बढ़ती गर्मी और प्रबल अल नीनो प्रभाव से भी इसमें योगदान दिया है। पूरी दुनिया में मरीन हीटवेव वाले औसत दिवसों की कुल संख्या में पिछली सदी की तुलना में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अब बात करेंगे, ये बात की हमने मरीन हीटवेव की संख्या के विषय में। अब बात करेंगे, एनटीपीसी लिमिटेड ने थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा समाधान की संभावना तलाशने के लिए सीसीटीई के साथ साझेदारी की। तो एनटीपीसी लिमिटेड ने अमेरिका स्थित क्लीन कोर थोरियम एनर्जी के साथ एक रणनीतिक समझौता किया। यह समझौता एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ के विकास और उसके उपयोग की संभावना का पता लगाने के लिए किया गया है। एनटीपीसी भारत सरकार के अधीन एक महारत्न कंपनी है। यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। जानते हैं एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ के विषय में। तो इसे सीसीटीई ने विकसित किया। यह प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स के लिए डिजाइन किया गया थोरियम आधारित ईंधन है। इसमें थोरियम के साथ थोड़ी मात्रा में संवर्धित यूरेनियम मिलाया जाता है। एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ ईंधन के अपेक्षित लाभ क्या है? तो थोरियम का उपयोग, मौजूदा पीएसडब्ल्यूआर रिएक्टर्स में ईंधन के तौर पर थोरियम के उपयोग से भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा, क्योंकि थोरियम देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अपशिष्ट में कमी, एएनईएल ईंधन का अधिकतम उपयोग हो जाने से न्यूक्लियर अपशिष्ट की मात्रा में 85% से अधिक की कमी आ जाती है। लागत में कमी, तो ईंधन को बार बार बदलने की जरूरत कम होने से परिचालन लागत कम हो जाती है। अप्रसार, प्रयुक्त ईंधन में थोरियम की उपस्थिति के कारण इसमें हथियारों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। थोरियम के विषय में देखते हैं। तो थोरियम प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली एक रेडियोधर्मी धातु है। थोरियम एकल समस्थानिक रूप से TS232 में पाया जाता है, जिसका क्षय बहुत धीरे धीरे होता है। थोरियम का सबसे आम स्रोत मोनाजाइट है, जिसकी सबसे अधिक सांद्रता प्लेसर निक्षेपों में पाई जाती है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है, 11.93 मिलियन टन मोनाजाइट, जिसमें 1.07 मिलियन टन थोरियम है। थोरियम TS232 स्वयं विखंडनीय नहीं है, इसलिए इसे थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर में सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता। हालांकि इसमें श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239 जैसे विखंडनीय पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात की हमने थोरियम की। अब बात करेंगे, रूस ने काला सागर तट पर तेल प्रदूषण के बाद संघीय स्तर पर आपातकाल घोषित किया। तो केर्च जल संधि में तूफान से क्षतिग्रस्त तेल टैंकरों से तेल का रिसाव हुआ। इसकी वजह से माजूद नामक हजारों टन भारी ईंधन तेल समुद्र में फैल गया। तेल प्रदूषण के बारे में देखते हैं। तेल प्रदूषण वास्तव में जहाजों, विशेष रूप से टैंकरों, समुद्री प्लेटफॉर्म्स और पाइपलाइनों से तेल का दुर्घटनावश या इरादतन रिसाव है। समुद्री पर्यावरण में तेल का रिसाव प्राकृतिक स्रोतों से और भूमि स्रोतों से भी हो सकता है। तेल रिसाव के भूमि स्रोतों में शामिल है अनुपचारित सीवेज और वर्षा जल प्रवाह, नदियों का प्रदूषित जल, तटीय रिफाइनरी, तेल भंडारण सुविधाएं आदि। तेल खारे पानी पर तैरता है और जल की तरह तेजी से फैलकर एक पतली परत बनाता है। इसे तेल की परत यानी ऑयल स्लिक कहा जाता है। तेल प्रदूषण के प्रभाव, तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? जैव विविधता के लिए खतरा, समुद्री स्तनधारी मछलियां, कछुए और समुद्री पक्षी जैसे जीव विषाक्तता, हाइपोथर्मिया, डूबने, श्वास मार्ग को नुकसान, इंसुलेट क्षमता कम होने जैसे खतरों का सामना करते हैं। तटीय और समुद्री पर्यावासों पर प्रभाव, प्रवाल भित्तियों का विकास अवरुद्ध हो जाता है और उन पर विषाक्तता का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा मैंग्रोव, दलदल और समुद्री घास को या तो नुकसान पहुंचता है या वे नष्ट हो जाते हैं। सामाजिक आर्थिक प्रभाव, तो मात्स्यिकी को नुकसान, तेल रिसाव से मत्स्य उत्पादन कम हो जाता है। इससे तटीय आबादी की आजीविका प्रभावित होती है। इंसानों के स्वास्थ्य पर प्रभाव, तेल प्रदूषण के प्रत्यक्ष संपर्क में आने,
तेल प्रदूषण वाले वातावरण में सांस लेने और प्रदूषित समुद्री खाद्य पदार्थ खाने से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। तेल रिसाव को साफ करने के लिए उपचारात्मक उपाय, तो बायो रेमिडिएशन, दूषित पदार्थों को नष्ट करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जा सकता है। इनके उदाहरण है आयलजैपर और आयलिवोरस एस। बूम और स्कीमर, बूम वास्तव में तैरते या भौतिक अवरोध होते हैं जो तेल के फैलाव को धीमा करते हैं, वहीं स्कीमर नावें हैं जो जल की सतह पर फैले तेल को हटाती हैं। सोरबेट्स, तेल को सीखने के लिए बड़े स्पंज इस्तेमाल किए जाते हैं। तेल प्रदूषण को रोकने या जवाबदेही पर कानून और कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और कन्वेंशन, जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1978, ओपीआरसी, तेल प्रदूषण से निपटने की तैयारी, प्रतिक्रिया और सहयोग 1990, और तेल प्रदूषण से हुई क्षति के लिए नागरिक दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1992 आदि। भारत के कानून और कन्वेंशन, तो मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और तेल रिसाव पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक योजना 1996 आदि। ठीक है, ये बात की हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून और कन्वेंशन की और भारत के कानून और कन्वेंशन की। अब देखते हैं अन्य सुर्खियां। इसमें पहली न्यूज है फिशिंग कैट। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना शुरू करने की घोषणा की। कोरिंग अभ्यारण्य गोदावरी मुहाना जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यह वह जगह है जहां कोरिंगा नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है। फिशिंग कैट के विषय में जानते हैं। यह एक विडाल वंशी है। घरेलू बिल्ली की तुलना में इसका आकार लगभग 2 गुना होता है। पर्यावास है आर्द्र भूमि और मैंग्रोव। ये जीव भारत में मुख्य रूप से सुंदरबन, गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटियों से लगती हिमालय की तलहटी तथा पश्चिमी घाट में पाया जाता है। आहार और व्यवहार, यह एक रात्रिचर शिकारी जीव है। बिल्ली प्रजाति मछली, मेंढक, क्रस्टेशियन, सांप, पक्षियों, जीवों के सड़े हुए शवों आदि को खाती है। खतरे हैं आर्द्र भूमि का विनाश, मछली पकड़ने के संधारणीय विधियों के कारण इसके प्रमुख आहार जो कि मछली की कमी आदि। संरक्षण स्थिति, आईयूसीएन लाल सूची में वल्नरेबल श्रेणी में है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। ये बात की हमने फिशिंग कैट की। अब देखते हैं PMABHIM के विषय में। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन संपन्न करने का आदेश दिया। इस योजना के विषय में जानते हैं। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 21-22 से 25-26 की अवधि के लिए 64,180 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय की घोषणा की गई। यह कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। उद्देश्य है शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विस्तारित स्वास्थ्य अवसंरचना, निगरानी एवं स्वास्थ्य अनुसंधान में मौजूद कमियों को दूर करना। योजना के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं, जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, ब्लॉक स्तरीय लोक स्वास्थ्य इकाइयां, एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं तथा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स आदि। ठीक है, बात करेंगे क्वांटम टेलीपोर्टेशंस के विषय में। तो शोधकर्ताओं ने 30 किलोमीटर लंबे फाइबर ऑप्टिकल केबल से होकर प्रकाश की क्वांटम अवस्था को सफलतापूर्वक टेलीपोर्ट किया। यह सफलता क्वांटम और क्लासिकल नेटवर्क्स के लिए समान अवसंरचनाओं के उपयोग की क्षमता को दर्शाती है। जानते हैं इसके विषय में। यह एंटेंगल्ड अवस्थाओं का उपयोग करके 2 पॉइंट्स के बीच क्वांटम सूचना को स्थानांतरित करने और अलग अलग दूरियों के बीच उन सूचनाओं की पहचान को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। एंटेंगलमेंट, इस प्रक्रिया में कई क्वांटम कण एक दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि एक कण की स्थिति तुरंत दूसरे कण की स्थिति को प्रभावित कर सकती है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हो। महत्व, यह सफलता क्वांटम इंटरनेट का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह त्वरित एन्क्रिप्शन, बेहतर सेंसिंग और क्वांटम कंप्यूटरों के बीच वैश्विक कनेक्टिविटी जैसे लाभ प्रदान करती है। ठीक है, अब देखते हैं कामराजर पतन। तो कामराजर पतन ने कार्गो हैंडलिंग क्षमता में 154% की वृद्धि दर्ज की। इसके विषय में जानते हैं। तमिलनाडु में चेन्नई पतन से 24 किलोमीटर उत्तर में कोरोमंडल तट पर स्थित है। महापतन का दर्जा, यह भारत का 12वां महापतन है। साथ ही यह भारत का पहला पतन भी है जो एक पब्लिक कंपनी है। यह भारत का एकमात्र निगमित महापतन है। यह पतन एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। इसे मार्च 1999 में भारतीय पतन अधिनियम 1908 के तहत महापतन घोषित किया गया था। इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1999 में एन्नोर पोर्ट लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया था। यह पतन लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत संचालित होता है। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत पतन का संचालन सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर किया जाता है। तमिलनाडु में अन्य पतन, तो चेन्नई पतन, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पतन है। साथ ही यह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा पतन भी है। इसे पहले मद्रास पतन कहा जाता था। कट्टुपल्ली पतन, यह एक डीप वाटर पतन है। ठीक है, ये बात की हमने तमिलनाडु में अन्य पतनों के विषय में। अब देखते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो व्यापार उपचार महानिदेशालय ने चीन और 5 अन्य देशों से
पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन की आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की। डीजीटीआर को मई 2018 में व्यापक और तेज व्यापार रक्षा तंत्र प्रदान करने के लिए एकीकृत सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में नामित किया गया था और इसे पहले एंटी डंपिंग और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के रूप में जाना जाता था। एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो डंपिंग तब होती है जब कई देश किसी वस्तु को अपने घरेलू बाजार मूल्य से कम मूल्य पर किसी अन्य देश को निर्यात करता है। इसे अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत करता है, यानी उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाने के लिए एंटी डंपिंग प्रशुल्क लगाए जाते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी का इस्तेमाल जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी GATT 1994 के अनुच्छेद 6 के तहत किया जाता है। अब बात करेंगे वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के विषय में। तो RBI के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2024 में रुपए का REER सूचकांक रिकॉर्ड 108.14 पर पहुंच गया। 2024 में इसमें 4.5% की वृद्धि दर्ज की गई। जानते हैं प्रभावी विनिमय दर के विषय में। यह अन्य मुद्राओं के एक समूह के सापेक्ष किसी मुद्रा के मूल्य को मापती है। यह वास्तव में किसी देश की विदेशी विनिमय दरों के संदर्भ में उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाती है। NEER वास्तव में मुद्रा की नॉमिनल मजबूती को दर्शाती है, लेकिन यह मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर के अंतर को समायोजित नहीं करती है। NEER एक प्रकार का सूचकांक है। विदेशी मुद्राओं के एक बास्केट की तुलना में किसी देश की मुद्रा के समग्र मूल्य को मापने का एक तरीका है। इस सूचकांक की घरेलू देश और उसके व्यापारिक साझेदारों के बीच द्विपक्षीय विनिमय दरों का औसत लेकर गणना की जाती है। इस गणना में व्यापारिक भागीदारी देशों के साथ व्यापार संतुलन के भारांश को भी शामिल किया जाता है। NEER में वृद्धि रुपए की अधिमूल्यन और मूल्य वृद्धि को दर्शाती है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर व्यापारिक भागीदारों के बीच मूल्य स्तर के अंतर को ध्यान में रखती है। साधारण शब्दों में इसमें मुद्रास्फीति स्तर को समायोजित किया जाता है। REER में वृद्धि का अर्थ है व्यापार प्रतिस्पर्धा में कमी। ठीक है, अब देखते हैं ऑपरेशन सूर्य किरण। तो भारतीय थल सेना की टुकड़ी 18वीं बटालियन स्तर के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लेने के लिए नेपाल रवाना हुई। यह भारत और नेपाल के बीच बारी बारी से आयोजित होने वाला एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। उद्देश्य है इसका संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत उसका उद्देश्य जंगल में युद्ध, पहाड़ों में आतंकवाद रोधी अभियानों और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत में उल्लेखनीय सफलता का प्रतीक है। प्रमुख घटनाक्रम द्विपक्षीय पण्य व्यापार 12.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2020-21 से बढ़कर 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है 22-23 में। 23-24 में द्विपक्षीय व्यापार मामूली तौर पर घटकर 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ था। भारत का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात 14% बढ़ गया है। इसके विषय में जानते हैं। यह समझौता 2022 में लागू हुआ था। इस समझौते के तहत भारत में 96% आयात को प्रशुल्क मुक्त किया गया है। 1 जनवरी 2026 तक 100% आयात को शुल्क मुक्त कर दिया जाएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया से उसे निर्यात की जाने वाली 85% से अधिक वस्तुओं पर प्रशुल्कों को समाप्त कर देगा। इन वस्तुओं को 2026 तक बढ़ाकर 90% किया जाएगा। इस आधार पर भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता प्रगति पर है। ठीक है, सुर्खियों में रहा स्थल देखते हैं जो है दक्षिण कोरिया। राजधानी है इसकी सियोल। तो 181 लोगों को लेकर बैंकॉक से दक्षिण कोरिया जा रहे जेजू एयर का विमान उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 179 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण कोरिया के विषय में जानते हैं। तो अवस्थित ही एक पूर्वी एशियाई देश है। इसका विस्तार दक्षिणी कोरियाई प्रायद्वीप पर है। सीमाएं केवल उत्तर कोरिया उत्तर दिशा में लगती है इससे, और इन सीमाओं की अत्यधिक सुरक्षा की जाती है। 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और समानांतर रेखा इसे उत्तर कोरिया से अलग करती है। यह रेखा असैनिकीकृत है। समुद्री सीमाएं ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में पूर्वी सागर या जापान सागर, दक्षिण में पूर्वी चीन सागर तथा पश्चिम में पीत सागर यानी येलो सी है। भौगोलिक विशेषताएं इसकी मैदान की बात करें तो पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र उपजाऊ मैदान है। द्वीप जेजू द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। यह कोरिया जल संधि में स्थित है। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं ताइबेक जो पूर्वी तट पर स्थित है और सोबेक। सबसे ऊंची चोटी जेजू द्वीप पर माउंट हल्ला। प्रमुख नदियां हान, ग्यूम, नाकडोंग आदि। ठीक है, तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।